हेलो स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने नेशनल इनकम यूनिट का लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और यहाँ पे लास्ट क्लास तक हमने वैल्यू एडेड मेथड को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ख़त्म कर दिया था। आज हम इनकम मेथड स्टार्ट करेंगे। ये नोट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप इन नोट्स को निकाल लीजिए और इनकम मेथड मेरे साथ साथ डिस्कस कीजिए। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है, सबसे पहले मैं एक प्लेन रीडिंग लगाऊंगा इस पैराग्राफ के और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या डिस्कशन किया गया है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले इनकम मेथड मेजर्स नेशनल इनकम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फैक्टर इनकम्स। भाई इनकम मेथड में नेशनल इनकम जो है वो फैक्टर इनकम्स के पर्सपेक्टिव से जो है कैलकुलेट की जाती है। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम का मतलब वो इनकम्स जो कि हाउस होल्ड्स को मिलती है फर्म्स के द्वारा। जब हाउस होल्ड्स अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज फर्म्स को देते हैं, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं फर्म को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैं फैक्टर सर्विसेज भी बोल सकता हूं, ठीक है ना। इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में? तो भाई यहाँ पे हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज इंक्लूड होता है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप हमारी यहाँ पे इंक्लूड होती है। तो हाउस होल्ड्स के द्वारा फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप जैसी फैक्टर सर्विसेज दी जाती हैं और बदले में फर्म्स हाउस होल्ड्स को क्या पे करती हैं? फैक्टर इनकम पे करती हैं, ठीक है, जिनको फैक्टर पेमेंट्स भी कहा जाता है। यहाँ पे वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा हमने जो है मुख्य रूप से अब तक पढ़ा था। तो भाई यही बात यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमने देखी कि भाई इनकम मेथड में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम फैक्टर इनकम्स का यूज करेंगे। फैक्टर इनकम्स का मतलब यही इनकम्स जो कि हाउस होल्ड्स को इंकर होती है, हाउस होल्ड्स को रिसीव होती है फर्म्स के द्वारा अपनी फैक्टर सर्विसेज के बदले में, ठीक है जी। आगे देखते हैं भाई क्या लिखा गया है। अंडर दिस मेथड incomes received by the residents of a country for their productive services during a year are added up to obtain national income। तो दोबारा से वही बात बोल रखी है कि भाई इस मेथड में क्या किया जाएगा? इस मेथड में एक कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा जो भी इनकम अर्न होगी अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में। प्रोडक्टिव सर्विसेज का मतलब क्या हो गया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की यहाँ पे बात चल रही है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की यहाँ पे बात चल रही है। तो इसका मतलब भाई जो रेजिडेंट्स हैं एक कंट्री के, उनको प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में जो भी इनकम होगी, अगर मैं वो सारी इनकम को ऐड अप कर दूं, जोड़ दूं आपस में, तो भाई मेरे पास नेशनल इनकम आ जाएगा, ठीक है, इस मेथड के अनुसार। आगे देखते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड all the income that occur to the factor of production by way of wages, profit, rent, interest etc are summed up to obtain national income। तो भाई पूरे पैराग्राफ में घुमा फिरा के एक ही बात बोली गई है कि इनकम मेथड में क्या होगा। इनकम मेथड में जो एक देश के रेजिडेंट्स हैं उनको अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में जो इनकम जनरेट हो रही है उनकी, ठीक है, फैक्टर इनकम्स जो उनको रिसीव हो रही है, अगर मैं उन सारी फैक्टर इनकम्स को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई इनकम मेथड में नेशनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि भाई इनकम मेथड के ना कुछ अल्टरनेटिव नेम्स भी होते हैं। तो भाई देखो, इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। तो भाई ये अल्टरनेटिव नेम्स है, जैसे हमने वैल्यू एडेड मेथड के अल्टरनेटिव नेम्स पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे इनकम मेथड के भी कुछ अल्टरनेटिव नेम्स हमें दिए गए हैं। आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा इनको, ठीक है। क्वेश्चन में वो जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको दे सकता है ये नाम, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब भाई मेन जो डिस्कशन है वो अब स्टार्ट होगा। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम, कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे हैं इनकम मेथड के अंदर। कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम बोल लो या फिर कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। इसको मैं कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड भी बोल सकता हूं। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं इनकम मेथड के, और अगर मैं इन सारे कंपोनेंट्स को एडअप कर दूंगा ना तो नेशनल इनकम आ जाएगी। इसका मतलब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में करूंगा उनमें इन कंपोनेंट्स का मुझे पता होना बहुत जरूरी है। अगर मुझे इन कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी नहीं होगी तो मैं इनकम मेथड के थ्रू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपोनेंट्स ऑफ
इनकम मेथड या फिर कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या बातें हमने डिस्कस की हैं। तो देखो भाई, द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्न्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। भाई एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम्स हो रही हैं, अगर मैं उन सबको जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा, एनडीपीएट-एफसी। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पे कही गई है। तो भाई डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए एक देश में होने वाली जितनी भी फैक्टर इनकम्स है उन सबको मुझे एड अप करना पड़ेगा, सम टोटल करना पड़ेगा। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या कहा गया, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, SNA शॉर्ट में बोला गया इसको। ठीक है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 1993। अब ये सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 1993 क्या है भाई, ये ना यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक की ना एक पब्लिकेशन है। ठीक है, एक पब्लिकेशन है, और यहाँ पे हमें कुछ कंपोनेंट्स दिए गए थे इनकम मेथड के। ठीक है, तो मतलब यूनाइटेड नेशंस जिसको यूएन कहा जाता है शॉर्ट में, और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इन दोनों की जॉइंट पब्लिकेशन है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 1993। और यहां पे हमें क्या चीज दी गई है, यहां पे हमें इनकम मेथड के कंपोनेंट्स दिए गए हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई इनकम मेथड के कंपोनेंट्स जो है वो कहां से मिले हमको। तो भाई सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 1993 ये क्या चीज है, ये जॉइंट पब्लिकेशन है यूएन और वर्ल्ड बैंक की, इसके थ्रू हमें ये कंपोनेंट्स जो हैं वो मिले। अब ये कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो देखो भाई, फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, शॉर्ट में इसको COE भी बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है, तो एक बार रीड आउट करते हैं भाई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज refers to the amount paid to employees by employer for rendering productive services। भाई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है एक एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जो अमाउंट पे किया जाता है उसकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में। अब ध्यान से समझना इस बात को कि भाई अगर मैं एक कंपनी में जॉब करता हूं तो मैं उस कंपनी को अपनी सर्विसेज दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं ना, मैं उस कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। ठीक है, अब बदले में मुझे इनकम रिसीव होगी, बदले में वो कंपनी मुझे पेमेंट देगी। वो कंपनी मेरा एम्प्लॉयर है और मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय हूं। ठीक है, मैं उसको प्रोडक्टिव सर्विसेज दे रहा हूं, मैं उस कंपनी को इनकम जनरेट करने में सहायता कर रहा हूं, और बदले में वो कंपनी मुझे क्या करेगी, पेमेंट करेगी। तो ये जो कंपनी के द्वारा मुझे जो पेमेंट की गई है, मतलब एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जो पेमेंट की गई है प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में, इसी को कहा जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, इसी को हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहेंगे। यहाँ पे आगे पढ़ते हैं भाई, आगे क्या क्या है देखो, इट इंक्लूड्स ऑल द पेमेंट एंड बेनिफिट्स which the employees receive directly or indirectly from the employer। भाई इसमें वो सारे पेमेंट, सारे बेनिफिट्स इंक्लूड होंगे जो कि एक एम्प्लॉय के द्वारा रिसीव किए गए हैं अपने एम्प्लॉयर से, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। ठीक है, तो मतलब शॉर्ट में अगर कहा जाए तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वो सारी की सारी पेमेंट्स कवर होंगी जो एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को पे की गई हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। ठीक है, अब यहां पे ना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के कुछ एलिमेंट्स हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो हमारा कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट फैक्टर इनकम्स का, यहां पे इसके भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो वो एलिमेंट्स हमें डिस्कस करने हैं। देखो ध्यान से, अब यहां पे हमें कहा गया कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कंसिस्ट्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो भाई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर भी 3 एलिमेंट्स आते हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स क्या क्या है, वो एलिमेंट्स अब हमें पढ़ने हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला एलिमेंट वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। तो भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वेजेस और सैलरीज देगा कैश में। ठीक है, तो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होगा या नहीं होगा, भाई होगा ही होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट। मैंने आपको बताया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट की जाएगी उसकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में, वो सारी की सारी पेमेंट्स जो है वो क्या होंगी, वो सारी की सारी पेमेंट्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होंगी। तो इसका मतलब वेजेस और सैलरीज जो है कैश में जो दी जा रही है एक एम्प्लॉयर के द्वारा, वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होंगी या नहीं होंगी, जरूर होंगी।
तो यही बात यहाँ पे लिखी है, देखो भाई, इट इंक्लूड्स ऑल द मॉनेटरी बेनिफिट्स, ऑल द मॉनेटरी बेनिफिट्स। मॉनेटरी शब्द का यहाँ पे अर्थ क्या हुआ, ऐसे सारे बेनिफिट्स जो पैसों के रूप में दिए जाते हैं, पैसों के रूप में, जैसे सैलरी हो गई, वेजेस हो गया, बोनस हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया। अब ये डियरनेस अलाउंस क्या होता है भाई, जो सामने आपको शब्द दिख रहा है डियरनेस अलाउंस, इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। जब कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, जब महंगाई दर बढ़ जाती है, तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सहायता करता है महंगाई भत्ता देके, ठीक है, मतलब डियरनेस अलाउंस भी उसको पे करते हैं सैलरी के अलावा, ठीक है, सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा पेमेंट देता है डियरनेस अलाउंस के नाम से, ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तब, तो उसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। तो ये भी एक मॉनेटरी पेमेंट है, पैसों के रूप में दिया जाता है, कमीशन एक्सेट्रा। तो जितनी भी चीजें मॉनेटरी फॉर्म में एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को दी जाएंगी, वो सारी की सारी वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का पार्ट होंगी। इट मींस कि वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का अल्टीमेटली पार्ट मानी जाएंगी, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई जितनी भी चीजें मॉनेटरी फॉर्म में पैसों के रूप में एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दी जाएंगी प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में, वो सारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होंगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े, वेजेस, सैलरीज, बोनस, डियरनेस अलाउंस और कमीशन। डियरनेस अलाउंस एक नया शब्द था, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब महंगाई भत्ता, ठीक है। महंगाई भत्ते का मतलब क्या हुआ कि जब कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सहायता करेगा, सैलरी के अलावा उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देगा, जिसको कि डियरनेस अलाउंस का नाम दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन शब्द जो मैंने यहाँ पे यूज किया, इसका क्या मतलब होगा, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर। इसका मतलब महंगाई दर बढ़ने पे एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को जो पेमेंट की जाएंगी, उन पेमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, डियरनेस अलाउंस बोलेंगे, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे अब हमें यहाँ पे एक नोट दिया गया है, इस नोट को पढ़ते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट। यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एनी रीइंबर्समेंट्स, ठीक है, यहाँ पे ना एक शब्द यूज हो रहा है, एनी रीइंबर्समेंट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। रीइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, अभी समझेंगे इसको। एनी रीइंबर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस, एनी रीइंबर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस incurred by employee, incurred by the employee will be excluded from COE, will be excluded from compensation of employees, as such expenses are part of the intermediate consumption of the business enterprise, ठीक है। इस तरीके से कुछ बात लिखी है। इस बात को समझने से पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मान लेते हैं कि मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूं, मैं एक कंपनी में जॉब करता हूं, ठीक, और मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे काम सौंपा। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कहा कि एक क्लाइंट के पास जाओ और उससे कुछ पेमेंट रिसीव करनी है, वो पेमेंट लेके आ जाओ, ठीक है। तो इस तरीके का काम मुझे यहाँ पे दिया गया। मैं एक एम्प्लॉय हूं, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कहा कि हमारा एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट के पास तुम्हें विजिट करना है और उससे एक कुछ पेमेंट रिसीव करके तुम्हें आनी है वहां से। तो मैंने कहा जी ठीक है। अब बात ये थी कि भाई क्लाइंट के वहां तक जाने का मुझे कोई ना कोई साधन यूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन यूज करना पड़ेगा ना। और ट्रांसपोर्टेशन अगर मैं यूज करूंगा तो उसका खर्चा भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूं, कंपनी के क्लाइंट के पास पेमेंट रिसीव करने जा रहा हूं, तो खुद की जेब से थोड़ी ना पैसा खर्चूंगा मैं तो कंपनी को यही बोलूंगा ना, मैं तो अपने एम्प्लॉयर को यही बोलूंगा कि भाई मुझे आने जाने का पैसा तो दो, मुझे ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस तो दो, जो कन्वेंस चार्जेस लगेंगे मेरे वहां तक जाने के और वहां से वापस आने के, वो वाले चार्जेस तो मुझे तुम पे करो। तो भाई मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कहा कि एक काम करके अभी तू क्या कर, अभी ना अपनी जेब से ये पैसा दे दे। अगर तू बस के थ्रू जा रहा है तो बस की टिकट का चार्ज अपनी जेब के थ्रू दे दे, अगर तू मेट्रो के थ्रू जा रहा है तो मेट्रो की जो भी चार्जेस होंगे वो तू अपनी जेब के थ्रू दे दे, ठीक है। तो मतलब किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अगर मैं जा रहा हूं, मेरे एम्प्लॉयर के द्वारा मुझे ये कहा गया कि तू अपनी जेब से अब ये खर्चा कर दे, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय खुद अब ये अपनी जेब से वो खर्चा करेगा, ठीक है। और एम्प्लॉयर ने मुझे कहा कि बाद में जब तू आ जाएगा वापस तो मैं तुझे ये वाला खर्चा तुझे दे दूंगा, ठीक है, मैं ये खर्चा तुझे रीइम्बर्स कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे शब्द क्या यूज किया, रीइम्बर्स। रीइम्बर्स का मतलब क्या होता है कि अभी तो मैं अपनी जेब से दूंगा, अभी तो एम्प्लॉय जो है वो अपनी जेब से इंकर करेगा ये एक्सपेंस, बाद में ये खर्चा रीइम्बर्स हो जाएगा। रीइम्बर्स होने का मतलब क्या होगा, वापस मिल जाएगा, एम्प्लॉयर पे कर देगा एम्प्लॉय को, ठीक है।
तो इसको कहा जाता है रीइंबर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंस। अब इस एग्जांपल में एक बात पे ध्यान देना, ये जो कन्वेंस चार्जेस है ये बिजनेस एक्सपेंस है ना, ये तो बिजनेस का खर्चा है, ये कोई एम्प्लॉय का पर्सनल एक्सपेंस तो है नहीं, ठीक है, ये एम्प्लॉयर का खर्चा है, ये बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है। अभी एम्प्लॉय ने पे कर दिया अपनी जेब से, लेकिन बाद में ये उसको रीइंबर्स हो जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है, एम्प्लॉयर उसको दे देगा ये, ठीक है। अब बात यहां पे ये चल रही है कि ये जो रीइंबर्समेंट होती है ना, एम्प्लॉय को रिसीव हो रहा है पैसा, भाई ये वाला जो पैसा एम्प्लॉय को रिसीव होगा इसको हमें इंक्लूड नहीं करना वेजेस एंड सैलरीज में। क्यों नहीं इंक्लूड करना? तो भाई सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात, ये खर्चा मैंने अभी तो पे कर दिया अपनी जेब से और मुझे रिसीव हो जाएगा, तो मेरी जेब से गया और मेरी जेब में वापस आ गया, तो पहली बात ये मेरे लिए कोई इनकम तो है नहीं। दूसरी बात ये कि भाई ये ना बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है, ध्यान से समझना, ये एक बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है, ये मेरे एम्प्लॉयर का बिजनेस रिलेटेड खर्चा है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होता है, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। एम्प्लॉय के द्वारा अगर कोई एक्सपेंस किया गया, ध्यान से समझना, एम्प्लॉय के द्वारा अगर कोई एक्सपेंस किया गया बिजनेस एक्सपेंस, और बाद में वो एक्सपेंस उसको रीइंबर्स हो जाएगा कंपनी के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, तो ये वाला जो खर्चा है ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होता है, क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड खर्चा है, ठीक है, ये बिजनेस एंटरप्राइज का खर्चा है और एम्प्लॉय को ये रीइंबर्स हो जाएगा। लेकिन ये जो रीइंबर्समेंट एम्प्लॉय को मिली है, हालांकि एम्प्लॉय को रिसीव हो रहा है पैसा, बट फिर भी हम इसको वेजेस एंड सैलरीज में इंक्लूड नहीं करते, इसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट नहीं मानते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होता है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होता है। तो यही वाली सारी बात यहां पे आपको नोट में दिखेगी, एक बार दोबारा से रीड करते हैं। देखो, एनी रीइंबर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंस, अब आपको समझ में आ रहा होगा रीइंबर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉय के द्वारा वो जो खर्चा किया गया था कन्वेंस का, ठीक है, वो उसको वापस मिलने वाला था एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉयर उसको वापस रीइंबर्स करने वाला था, वो पे करने वाला था दोबारा से। मतलब अभी तो एम्प्लॉय अपनी जेब से पे करेगा, बाद में उसको वो रीइंबर्स हो जाएगा, वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो एनी रीइंबर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉय, भाई ये खर्चा किसके द्वारा किया गया था, एम्प्लॉय के द्वारा किया गया था, ठीक है, एम्प्लॉय ने ये खर्चा किया था, अभी अपनी जेब से पे किया था, बाद में ये उसको रीइंबर्स होने वाला है। विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सीओई, इसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट नहीं मानते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई एज सच एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, क्योंकि भाई ये जो खर्चा है ये बिजनेस एंटरप्राइज का इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है, ठीक है, ये फाइनल जो सर्विसेज देने के लिए जो है ये खर्चा उसके द्वारा इंकर किया गया, तो इसका मतलब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होता है, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट नहीं होता। इस बात पे आप अच्छे से फोकस करना कि भाई इसको हम जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड नहीं करते। आगे बढ़ते हैं भाई, सेकंड जो हमारा यहाँ पे एलिमेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का, सेकंड एलिमेंट हमारा यहाँ पे है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। अभी हमने फर्स्ट एलिमेंट क्या पढ़ा था, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, और अब हम पढ़ रहे हैं वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। भाई इन काइंड का मतलब होता है अदर देन कैश, इन काइंड का मतलब क्या होता है, अदर देन कैश। अब एक बात समझना, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मॉनेटरी बेनिफिट्स देता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स का मतलब होता है पैसे के रूप में, जैसे वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, बोनस, कमीशन, डियरनेस अलाउंस एक्सेट्रा, जो कि हमने पॉइंट 1 में अभी डिस्कस किए। लेकिन एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ना अदर देन कैश भी कुछ बेनिफिट्स दे सकता है, मतलब बिना कैश के भी कुछ बेनिफिट्स दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे लैपटॉप दे दिया यूज करने के लिए, ठीक है, घर पे बैठ के काम करने के लिए मुझे मेरे को लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया, या फिर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कार दे दी, फ्री कार दे दी, ताकि मैं बिजनेस रिलेटेड वर्क कर पाऊं उस कार के थ्रू, मुझे इधर उधर जाना पड़ेगा बिजनेस से रिलेटेड कामों के लिए, तो मैं उस कार का यूज कर पाऊं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे जो है एक रेंट फ्री होम दे दिया, ठीक है, मेरे एम्प्लॉयर के खुद के अपार्टमेंट्स थे, वहां पे उसने मुझे एक रेंट फ्री होम प्रोवाइड कर दिया ताकि मैं वहां पे रह पाऊं, अच्छे से स्टे कर पाऊं। या मेरे बच्चों की एजुकेशनल फैसिलिटीज जो है वो मेरे एम्प्लॉयर ने जो है वो पे कर दी, मेरे बच्चों के एजुकेशनल जो एक्सपेंसेस थे वो मेरे एम्प्लॉयर ने पे कर दिए। अब ये जितनी भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय को कोई पैसा रिसीव नहीं हो रहा, यहाँ पे फैसिलिटी मिल रही है। मेरे को एक रेंट फ्री होम मिल गया, मुझे कोई रेंट नहीं देना, यहाँ पे कोई इनकम थोड़ी ना रिसीव हो रही है, लेकिन हाँ यहाँ पे बचत तो हो रही है ना,
यहाँ पे सेविंग्स तो हो रही है। अगर मैं रेंट वाले होम में रहता तो मुझे रेंट पे करना पड़ता, यहाँ पे रेंट फ्री होम है, एम्प्लॉयर ने मुझे होम प्रोवाइड कर दिया तो मुझे रेंट नहीं देना। मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने फ्री कार प्रोवाइड कर दी तो अब मुझे कार के लिए कोई एक्सपेंस नहीं करना, तो मुझे सेविंग्स तो हो रही है ना। तो एक तरीके से ये वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड है, ठीक है, अदर देन कैश है मतलब, ठीक है, बिना कैश के सहायता कर दी मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी। तो यही सारी जो चीजें हैं यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं इस पॉइंट में। एक बार रीड करते हैं भाई। इट इंक्लूड्स ऑल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो भाई फर्स्ट पॉइंट में तो हमने मॉनेटरी बेनिफिट्स इंक्लूड किए थे, यहाँ पे हम सारे के सारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को इंक्लूड कर रहे हैं, लाइक रेंट फ्री होम। तो भाई यहाँ पे एग्जांपल दिए, रेंट फ्री होम, फ्री कार, फ्री मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो फ्री मेडिकल भी यहाँ पे आ जाता है, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जो होता है हमारा, ठीक है, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर डायरेक्टली पे कर देता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाता है एम्प्लॉय को। कभी कभार ईएसआई वाली फैसिलिटी भी होती है, ठीक है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस उसको बोलते हैं, ठीक है। आपको शायद पता होगा ईएसआई का कार्ड बनता है, हो सकता है आप में से किसी का बना भी हो फैमिली में। तो ये वाली सारी फैसिलिटीज एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। अब आगे देखते हैं भाई आगे। अब भाई ये जो हमें फैसिलिटीज मिल रही है एम्प्लॉयर से, इसके बदले में हम कुछ पे तो कर नहीं रहे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटीज हमें मिल रही हैं, और इसकी जो इम्प्यूटेड वैल्यू होगी ना उसको हम नेशनल इनकम में ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसकी इम्प्यूटेड वैल्यू को, क्योंकि एक्चुअल में हमें कोई कैश रिसीव नहीं हो रहा है एम्प्लॉयर से हमें एक्चुअल में कोई भी कैश रिसीव नहीं हो रहा, हमें तो एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है ना। तो मतलब मैं उसकी वैल्यू कैसे करूंगा, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है तो पता कैसे लगाऊं कि उसकी वैल्यू क्या है। तो भाई वैल्यू पता लगाना मुश्किल है, इसलिए मुझे इंप्यूटेड वैल्यू मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू लेनी पड़ेगी जो मार्केट में चल रही है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, एन इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ दीज बेनिफिट्स शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो भाई ये जो बेनिफिट्स मुझे मिले, इन बेनिफिट्स की एक्चुअल वैल्यू तो मैं पता नहीं लगा पाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी थे, मुझे नहीं पता मुझे कितने पैसों से एम्प्लॉयर ने मदद की, ठीक है, मनी के टर्म्स में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये सारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स थे। तो इसीलिए मैं इनकी इंप्यूटेड वैल्यू, इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू को नेशनल इनकम में क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड जो है ये हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होते हैं। अब यहां पे भी आपको एक नोट मिलेगा, ये नोट आपको समझना है यहां पे। तो देखते हैं भाई क्या बातें यहां पे लिखी हैं। However, it does not include any facility. However, it does not include any facility which is necessary for the work and in which employees do not have any discretion. अब भाई इसमें ऐसी कोई चीज इंक्लूड नहीं करनी है जो कि नेसेसरी है वर्क के लिए, जो कि नेसेसरी है वर्क के लिए, ठीक है, और जहां पे एम्प्लॉय की कोई इच्छा नहीं है, एम्प्लॉयज डू नॉट हैव एनी डिस्क्रिशन, ठीक है, कोई चारा नहीं है उसके पास। मतलब मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई मेरे को ना एम्प्लॉयर ने एक लैपटॉप दे दिया, मुझे एम्प्लॉयर ने एक लैपटॉप दे दिया, और लैपटॉप उसने इसलिए दिया क्योंकि भाई लैपटॉप में मुझे बहुत सारा वर्क फ्रॉम होम दे देता है, वो मतलब घर से कुछ काम करने के लिए दे देता है बहुत सारा। तो मतलब एम्प्लॉयर ने अपने बेनिफिट के लिए मुझे वो लैपटॉप प्रोवाइड किया, ठीक है, ये उसकी नेसेसिटी थी, ठीक है, वर्क की नेसेसिटी थी, काम की नेसेसिटी थी। मतलब यहां पे मेरी इच्छा से मुझे लैपटॉप नहीं मिला, ऐसा नहीं था कि मैं उस लैपटॉप को अपने लिए यूज करूंगा, पर्सनली यूज करूंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब यहां पे जो मुझे बेनिफिट मिल रहा है वो एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है, अपने एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए यूज करना है, मैं उससे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं उठा पाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है मुझे एम्प्लॉयर ने कोई कार दे दी, लेकिन उस कार को मैं सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं, मैं अपनी फैमिली को उसमें घुमाने के लिए नहीं लेके जा सकता, मैं उसमें कहीं इधर उधर घूमने टहलने नहीं निकल सकता, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस तरह से अगर मुझे बेनिफिट दिया जाएगा जिसको मैं एक्सक्लूसिवली वर्क पर्पस के लिए यूज कर पाऊं, इस तरह का बेनिफिट जो है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई यही बात यहां पे लिखी है कि हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड एनी फैसिलिटी विच इज नेसेसरी फॉर वर्क एंड इन विच एम्प्लॉयज डू नॉट हैव एनी डिस्क्रिशन, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म टू वॉर्न ड्यूरिंग वर्क, ठीक है, यूनिफॉर्म टू बी वॉर्न ड्यूरिंग वर्क ओनली। तो यहां पे एक बात देखना, अगर मुझे यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड की गई है फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉयर के द्वारा, अब मुझे वो सिर्फ वर्क के दौरान पहननी है, काम के दौरान पहननी है, तो यहाँ पे कोई पर्सनल बेनिफिट थोड़ी ना है मुझे, ठीक है। यूनिफॉर्म में काम के दौरान वर्क से रिलेटेड है वो सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, इसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट नहीं माना जाएगा।
और व्हीकल टू बी यूज्ड फॉर वर्क ओनली। ठीक है, मुझे कोई व्हीकल प्रोवाइड कर दिया गया लेकिन सिर्फ वर्क के लिए। ठीक है, मतलब उस व्हीकल को मैं सिर्फ ऑफिस के काम के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं, अपने पर्सनल पर्पस के लिए मैं उसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। तो यहां पे ये जो चीजें हैं ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होंगी, ये बिजनेस की इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। ठीक है, मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट इन चीजों से नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ऐड नहीं किया जाएगा। तो यही बात आगे लिखिए कि भाई सच पेमेंट्स आर इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ये जो पेमेंट्स हैं ये बिजनेस एंटरप्राइजेस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। तो एक बार दोबारा से सेकंड पॉइंट पे नजर डालते हैं। भाई वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में हमने पढ़ा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, मतलब बिना पैसों के एम्प्लॉय हमें जो है बेनिफिट दे देते हैं। जैसे रेंट फ्री होम दे दिया, फ्री कार दे दी, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी हमारे बच्चों के लिए। तो इन चीजों की मुझे एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होती मॉनेटरी टर्म्स में, तो मैं इनकी इंप्यूटेड वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड करूंगा। ठीक है, ये बात मैंने पढ़ी। फिर मैंने नोट में ये पढ़ा कि अगर ये जो बेनिफिट्स मुझे दिए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो मुझे दिए गए हैं, अगर मुझे ये बेनिफिट्स एक्सक्लूसिवली वर्क पर्पस के लिए दिए गए हैं तो इनको मैं नेशनल इनकम में ऐड नहीं करूंगा, तो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट नहीं होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल हमने यहां पे लिया कि हमें यूनिफॉर्म प्रोवाइड की गई है एम्प्लॉयर के द्वारा, लेकिन मैं वर्क के दौरान उनको पहनूंगा सिर्फ। ठीक है, सिर्फ मैं ऑफिशियल पर्पस से उस यूनिफॉर्म को जो है पहनूंगा। या फिर मुझे एम्प्लॉयर ने व्हीकल प्रोवाइड किया लेकिन उस व्हीकल को मैं सिर्फ वर्क पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। तो इस तरह से अगर मुझे बेनिफिट मिलेगा तो मैं जो है उस बेनिफिट को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट नहीं बोलूंगा। ठीक है, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट नहीं होगा, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी बिजनेस एंटरप्राइज की। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी बिजनेस एंटरप्राइज की। ठीक है, तो अब तक हमने यहां पे दो जो है एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के। आगे देखो भाई, यहां पे हमारा थर्ड एलिमेंट जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का, वो क्या है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या होती हैं? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कि एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड एक फंड होता है जिसमें कि एम्प्लॉयर हर महीने कुछ पैसा जमा करवाता है और सिमिलर अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी में से भी डिडक्ट होता है, कटता है और उस फंड में जाके जमा हो जाता है। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही उस फंड में कुछ पैसा जमा कराते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे ये जो पीएफ का पैसा होता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है, ये एम्प्लॉय को मिलता है। ठीक है, ऐसे ही ग्रेचुइटी और अदर काफी सारे फंड्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का नाम देते हैं। ये हमें ये एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के टाइम पे वापस मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब अभी एम्प्लॉयर जो है हर महीने कुछ पैसा इनमें जमा कराएगा, सिमिलर पैसा एम्प्लॉय की सैलरी में से भी डिडक्ट होकर उनमें जमा हो जाता है। ठीक है, और बाद में रिटायरमेंट के टाइम पे ये पैसा एम्प्लॉय को मिलता है। ठीक है, तो अब ये जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। एम्प्लॉय की सैलरी में से भी हालांकि कुछ पैसा कटता है जो इन फंड्स में जमा होता है, उसका डिस्कशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो तो एम्प्लॉय की सैलरी में से ही कट के जमा हो रहा है ना, एक्स्ट्रा थोड़ी ना उसको मिल रहा है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम की हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो भाई, इट इंक्लूड्स कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, ओनली एम्प्लॉयर के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया गया है फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इसमें वो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन हम इंक्लूड करेंगे जो कि एक एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी के लिए किया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, लेबर वेलफेयर फंड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से काफी सारे यहाँ पे एग्जांपल्स हमने देखे भाई। पीएफ में अगर कुछ पैसा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर दिया एम्प्लॉय के लिए, ग्रेचुइटी फंड में कर दिया, लेबर वेलफेयर फंड्स में कर दिया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमारी कवर होंगी। द एम ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूशन इज टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयज। भाई इन फंड्स का एम क्या होता है? इन फंड्स का एम होता है एम्प्लॉय की जो लाइफ है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट आपको मिलेगा, इस नोट को पढ़ते हैं भाई। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय थर्ड पार्टी टू एन एम्प्लॉय इज नॉट पार्ट ऑफ COE
एज द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट द एम्प्लॉयर ऑफ द इंजर्ड वर्कर। अब एक बात समझना यहाँ पे, मान लेते हैं कि एक एम्प्लॉय जो है वो इंजर्ड हो गया, ठीक है, इंजर्ड का मतलब चोटिल हो गया, उसको चोट लग गई, ठीक है, काम करते टाइम, और किसी थर्ड पार्टी ने जो है उसका इंश्योरेंस कर दिया था। थर्ड पार्टी का मतलब एम्प्लॉयर ने नहीं किया, किसी और पार्टी ने कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने हो सकता है कि वहां पे आके मदद कर दी थी, गवर्नमेंट ने उसका इंश्योरेंस करवा रखा था। तो अब यहाँ पे इस तरह का जो इंश्योरेंस होगा उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयर के द्वारा थोड़ी ना किया गया, ये एम्प्लॉयर के द्वारा थोड़ी ना एम्प्लॉय को मदद मिली कोई, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी के द्वारा अगर इस तरह का कोई कंट्रीब्यूशन होगा तो वो सीओई का पार्ट नहीं होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट नहीं होगा। Any contribution by employee is also not included as such payment are made by the employees from COE only। तो भाई अगर एम्प्लॉय के द्वारा कुछ कंट्रीब्यूशन किया जाता है इस तरह के फंड्स में तो वो भी हम सीओई में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी थी कि भाई इस तरह के फंड्स में एम्प्लॉयर भी कुछ पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है और सिमिलर पोर्शन एम्प्लॉय की सैलरी में से भी कट के जाता है। तो भाई इसको हम सीओई का पार्ट नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड हो चुका है, सैलरी में से ही तो कट के जाता है ना, ये सैलरी तो हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में जोड़ दी ना ऑलरेडी, तो ये वाला पैसा दोबारा से नहीं जोड़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी में से ही कट के जो है पीएफ फंड में या फिर ग्रेचुइटी फंड में गया होगा। तो इसका मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे थी। एक बार दोबारा इस पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि भाई एम्प्लॉयर के द्वारा अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कुछ पैसा डाला गया है एम्प्लॉय के लिए तो वो हम सीओई में ऐड करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी फंड या फिर कंट्रीब्यूशन टू लेबर वेलफेयर फंड्स नाम से यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हमने देखे। ये जो पैसा एम्प्लॉयर के द्वारा इस तरह की स्कीम्स में डाला जाता है ये एम्प्लॉय की लाइफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए किया जाता है। अगर थर्ड पार्टी के द्वारा एम्प्लॉय के लिए ऐसी सहायता की जाती है तो उसको सीओई में ऐड नहीं किया जाएगा, सिर्फ एम्प्लॉयर के द्वारा अगर होगा तो ही किया जाएगा। एम्प्लॉय का खुद का जो कंट्रीब्यूशन होगा इस तरह की स्कीम्स में उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे सीओई में, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी सैलरी में इंक्लूडेड है, उसकी सैलरी से कट के ही तो ये पैसा गया ना इस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस में। तो बच्चों अब तक हमने जितनी बातें पढ़ी हैं एक बार इनको क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम या कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड में 3 कंपोनेंट्स अब तक पढ़े हैं। सबसे पहला कंपोनेंट हमने यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पढ़ा, जिसको हम शॉर्ट में सीओई के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर के द्वारा जितने भी जो बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, एम्प्लॉयर के द्वारा जितना भी अमाउंट एम्प्लॉय को पे किया जाता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के नाम से जानते हैं। यहां पे हमारे 3 एलिमेंट्स थे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के। सबसे पहला एलिमेंट यहां पे क्या था? फर्स्ट एलिमेंट हमने यहां पे पढ़ा था वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में हमारा वेजेस आ गया, सैलरीज आ गया, बोनस, डियरनेस, अलाउंस, कमीशन एक्सेट्रा, ये सब चीजें आएंगी। मतलब जितनी भी चीजें मॉनेटरी टर्म्स में पे की जाएंगी, ठीक है, मनी की टर्म्स में पे की जाएंगी, वो सारी की सारी यहां पे इंक्लूड होंगी। अब यहां पे हमने नोट पढ़ा था कि रीइंबर्समेंट्स जो होगी बिजनेस एक्सपेंसेस की, जो बिजनेस एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट होगी वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो है वो कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड भी नहीं हुआ, वो कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम भी नहीं हुआ, ठीक है। तो रीइंबर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एम्प्लॉय इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीओई, हेंस इट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैक्टर इनकम्स, ठीक है। फैक्टर इनकम में उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, उसका पार्ट नहीं माना जाएगा वो। आगे हमने यहां पे सेकंड एलिमेंट पढ़ा था वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। इन काइंड का मतलब होता है अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा, ठीक है, कैश के अलावा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स इसका मतलब, ठीक है। रेंट फ्री होम हो गया, फ्री कार हो गई, या फिर फ्री मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज हो गई, ठीक है। इस तरह की जो चीजें होंगी फ्री वाली, तो वो सारी यहां पे इंक्लूडेड होंगी, जिसके लिए एम्प्लॉय को कुछ पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं जो कि एम्प्लॉय को रिसीव होते हैं एम्प्लॉयर से, ठीक है। यहां पे भी हमने एक नोट पढ़ा था कि भाई यहां पे अगर ये बेनिफिट्स एक्सक्लूसिवली वर्क के लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्क से रिलेटेड ये बेनिफिट है, उसका कोई पर्सनल बेनिफिट एम्प्लॉय को अगर नहीं मिल पा रहा, तो इन बेनिफिट्स को भी हम क्या करेंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। ये बात हमने यहां पे पढ़ी थी। एग्जांपल हमने यहां पे लिया था कि अगर हमें व्हीकल मिला है
एम्प्लॉयर से, और वो व्हीकल हम सिर्फ जो है बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, वर्क पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको बिल्कुल भी पर्सनल पर्पस के लिए मैं यूज नहीं कर सकता, तो उस केस में वो सीओई का पार्ट नहीं होगा, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा बिजनेस एंटरप्राइज का। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हमने पढ़ा था एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, लेबर वेलफेयर फंड्स एक्सेट्रा जो भी होंगे जिसमें एम्प्लॉय का बेनिफिट होता है, इन फंड्स में अगर एम्प्लॉयर का कुछ कंट्रीब्यूशन है तो वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट माना जाएगा। यहां पे हमने एक बात पढ़ी कि भाई एम्प्लॉयज का जो खुद का कंट्रीब्यूशन होगा इन फंड्स में उसको हम सीओई का पार्ट नहीं मानते, ठीक है। एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन होगा उसको हम सीओई का पार्ट नहीं मानते। थर्ड पार्टी के द्वारा अगर इस तरह का कोई कंट्रीब्यूशन किया गया है एम्प्लॉय के लिए तो उसको भी हम जो है सीओई का पार्ट नहीं मानेंगे। इट मींस सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यहां पे हमें देखना है, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर का। अब यहां पे हमारा सेकंड जो कंपोनेंट है फैक्टर इनकम का वो क्या है एक बार देखते हैं भाई। तो सेकंड हमारा यहां पे जो कंपोनेंट है वो है रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी। अब रेंट के बारे में आपको पता है भाई, रेंट दो प्रकार का हो सकता है, एक्चुअल रेंट और इंप्यूटेड रेंट। एक्चुअल रेंट का मतलब भाई एक्चुअली जो रेंट हम पे कर रहे हैं, अगर हम रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और वहां पे हम रेंट पे कर रहे हैं तो वो हमारा एक्चुअल रेंट है। लेकिन अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, हमारी खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी में हम रह रहे हैं, तो उसका रेंट जो है वो इंप्यूटेड रेंट मतलब एस्टिमेटेड रेंट कहा जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, तो इसी के बारे में यहां पे चर्चा की गई है। एक बार रीड आउट करते हैं भाई। रेंट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइजेस फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। रेंट भाई हमारा वो पार्ट होता है नेशनल इनकम का जो कि ओनरशिप से अराइज होता है। आगे यहां पे कहा गया कि रेंटल इनकम इंक्लूड बोथ एक्चुअल रेंट एज वेल एज इंप्यूटेड रेंट। भाई रेंटल इनकम में दोनों प्रकार की रेंटल इनकम यहां पे इंक्लूड की गई है, एक्चुअल रेंट भी और जो हमारा इंप्यूटेड रेंट होता है उसको भी यहां पे जो है इंक्लूड किया गया है। अगली बात यहां पे क्या है भाई, इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट, मार्केट रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस, ठीक है। तो जो इंप्यूटेड रेंटल वैल्यू होगी ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज की वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी भाई, वो जो मार्केट रेंटल वैल्यू चल रही होगी उसके बेसिस पे कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे रेंटल इनकम से रिलेटेड थी। इसका मतलब रेंटल इनकम में दोनों प्रकार की रेंटल इनकम आएगी, एक्चुअल रेंटल इनकम भी आएगी और इंप्यूटेड रेंटल इनकम भी आपकी जो है यहाँ पे इंक्लूड होगी, ठीक है। फैक्टर इनकम्स के अंदर ये दोनों की दोनों रेंटल इनकम आपकी इंक्लूड की जाएगी। अगला यहाँ पे क्या था, अगला यहाँ पे रॉयल्टी था। तो रॉयल्टी क्या होता है भाई, रॉयल्टी रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट ऑफ सबसॉइल एसेट्स, सबसॉइल एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल ओनर ऑफ मिनरल डिपॉजिट लाइक कोल, आयरन ओर, नेचुरल गैस एक्सेट्रा कैन अर्न इनकम बाय गिविंग राइट ऑफ माइनिंग टू द कॉन्ट्रैक्टर्स। अब एक बात सुनना ध्यान से, मैं कहता हूं एक व्यक्ति है जिसके पास एक प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी में ना बहुत सारे मिनरल ऑयल्स थे या कोल था, ठीक है, उस प्रॉपर्टी में कोल था। तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो प्रॉपर्टी लीज कर सकता है कि तुम यहां पे कोल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। कोल के एक्सट्रैक्शन के लिए लीज कर देगा, फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए वो प्रॉपर्टी लीज कर दी, गवर्नमेंट को लीज कर दी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को अगर लीज कर दी वो प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट 10 साल तक वहां पे एक्सट्रैक्शन कर सकती है, कोयले को निकाल सकती है, ठीक है। अगर उस प्रॉपर्टी में कोयला है या कोई और नेचुरल सब्सटेंस है उस प्रॉपर्टी में तो उसका एक्सट्रैक्शन भी वहां से किया जा सकता है। मतलब अगर एक व्यक्ति के पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी में सबसॉइल एसेट्स हैं, सबसॉइल एसेट्स का मतलब क्या होता है, सबसॉइल एसेट्स का मतलब यही नेचुरल एसेट्स जो होते हैं, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब चीजें जो हैं, तो इनका एक्सट्रैक्शन करने के लिए वो किसी दूसरे व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी लीज पे दे सकता है। लीज का मतलब होता है रेंट, ठीक है, तो लीज पे दे देगा। अब उसके बदले में जो इनकम उसको रिसीव होगी ना, लीज पे देने के बदले में जो इनकम रिसीव होगी उसको हम रॉयल्टी इनकम बोलते हैं, ठीक है, रॉयल्टी इनकम, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अगर मेरे पास कोई सबसॉइल एसेट्स हैं और मैं उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को लीज पे दे देता हूं तो वो व्यक्ति मुझे बदले में रॉयल्टी पे करेगा उस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। अगर मैंने 10 साल के लिए उसको वो प्रॉपर्टी लीज पे दे दी तो 10 साल तक मुझे रॉयल्टी इनकम वहां से जनरेट होती रहेगी।
तो ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ी। इसका मतलब रेंटल इनकम और रॉयल्टी वाली इनकम जो है ये भी हमारी फैक्टर इनकम्स का पार्ट होते हैं। तो हमने दो कंपोनेंट अब तक पढ़े हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमने पढ़ा और हमने रेंट एंड रॉयल्टी वाली इनकम भी यहाँ पे पढ़ ली है कि भाई रेंटल इनकम और रॉयल्टी वाली जो इनकम है ये भी हमारा जो है फैक्टर इनकम का पार्ट कहलाती है। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं थर्ड कंपोनेंट की तरफ। थर्ड कंपोनेंट हमारा यहाँ पे है इंटरेस्ट। अब भाई इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट से हमारा क्या तात्पर्य है एक बार रीड आउट करके समझते हैं यहाँ पे। तो देखो भाई क्या क्या बातें यहाँ पे लिखी हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड फॉर लैंडिंग फंड्स टू अ प्रोडक्शन यूनिट। भाई अगर मैंने किसी प्रोडक्शन यूनिट को कुछ अमाउंट लैंड किया, कुछ अमाउंट लोन के रूप में दिया और बदले में वो प्रोडक्शन यूनिट जो है मुझे इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उस वाले इंटरेस्ट की यहां पे बात चल रही है। ठीक है, इट मींस अगर मैंने किसी प्रोडक्शन यूनिट को, प्रोडक्शन एंटरप्राइज को कुछ फंड्स मैंने जो है प्रोवाइड किए और उन फंड्स के बदले में मुझे अगर जो है ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस वाले इंटरेस्ट की यहां पे बात चल रही है। आगे यहां पे कहा गया कि इट इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल इंटरेस्ट एज वेल एज इंप्यूटेड इंटरेस्ट ऑफ द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर। अब एक बात समझना, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं प्रोडक्शन करता हूं। ठीक है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं प्रोडक्शन करता हूं। मैंने अपने खुद के बिजनेस में कैपिटल लगा दी, मैंने अपने खुद के बिजनेस में कैपिटल लगा दी, तो ये मेरे ऑन फंड्स हैं, ये मेरे खुद के फंड्स हैं। इसके ऊपर जो ब्याज बनेगा वो मेरा इंप्यूटेड इंटरेस्ट कहलाएगा, मैं खुद को ब्याज दूंगा। ठीक है, इंप्यूटेड इंटरेस्ट कहलाएगा ये। ठीक है, लेकिन अगर मैंने किसी और से लोन लिया और उस पे मैं उस व्यक्ति को ब्याज पे करूंगा तो वो मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट कहलाएगा। तो दो टर्म्स यहां पे आती हैं, एक्चुअल इंटरेस्ट और इंप्यूटेड इंटरेस्ट। एक्चुअल इंटरेस्ट का मतलब कि भाई अगर मैं जो है बिजनेसमैन हूं, मैं एक प्रोडक्शन यूनिट चला रहा हूं और मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से लोन ले लिया और उस व्यक्ति को अब मैं ब्याज पे कर रहा हूं उस लोन के बदले में, तो वो वाला जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअल इंटरेस्ट होगा जो मैं सामने वाले व्यक्ति को पे करूंगा। लेकिन अगर मैंने अपने खुद के बिजनेस में खुद के ही फंड्स लगा दिए, अपने खुद के बिजनेस में खुद के ही फंड्स लगा दिए और उन फंड्स पे जो ब्याज मेरा बनेगा एक्चुअल में, ठीक है, जो मतलब मैं खुद को ब्याज दूंगा, खुद को एक्चुअल में वैसे देखो कोई ब्याज देता नहीं है, लेकिन यहां पे थ्योरेटिकली हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने खुद के बिजनेस में अगर खुद के पैसे लगाए तो उस पे जो मेरा एस्टिमेटेड जो इंटरेस्ट बनता है, इंप्यूटेड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, एस्टिमेटेड इंटरेस्ट। एक्चुअल में अपने आप को इंटरेस्ट थोड़ी ना दूंगा कोई, ठीक है, लेकिन उसका एक एस्टिमेटेड वैल्यू होगी ना, तो वो एस्टिमेटेड जो वैल्यू होगी, जो एस्टिमेटेड इंटरेस्ट होगा, उसी को हम इंप्यूटेड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो यही बात यहां पे लिखी है, इंप्यूटेड इंटरेस्ट ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ने अपने जो खुद के फंड्स जो उसने बिजनेस में लगाए थे उस पे जो उसका इंटरेस्ट बनता है वो वाले इंटरेस्ट को भी यहां पे इंक्लूड किया जाएगा। तो इंटरेस्ट में दोनों तरीके के इंटरेस्ट यहां पे इंक्लूड होंगे, एक्चुअल इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा, इंप्यूटेड इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। एक्चुअल इंटरेस्ट का मतलब जो हम सामने वाले व्यक्ति को इंटरेस्ट देंगे जिससे हमने लोन लिया, इंप्यूटेड इंटरेस्ट का मतलब जो एंटरप्रेन्योर का खुद का जो उसने पैसा बिजनेस में लगाया उस पे जो उसका इंटरेस्ट बनता है। हालांकि एक्चुअल में वो खुद से थोड़ी ना ब्याज को रिकवर करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे थ्योरेटिकली हम पढ़ रहे हैं कि भाई ये वाला इंटरेस्ट भी यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे, एस्टिमेटेड वाला भी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात लिखी है भाई इंपॉर्टेंट, कि भाई इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज ओनली। भाई यहां पे सिर्फ प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए जो लोन लिया गया है ना, उस पे जो ब्याज बनता है सिर्फ वही वाले ब्याज की यहां पे बात चल रही है। इसका मतलब अगर प्रोडक्शन यूनिट्स ने हमसे लोन लिया और उस पे हमें ब्याज मिल रहा है तो सिर्फ उस वाले ब्याज की बात चल रही है, उसके अलावा किसी भी ब्याज की यहां पे बात हम नहीं कर रहे। सिर्फ प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए अगर लोन लिया गया और उस पे ब्याज पे किया जा रहा है तो उस वाले ब्याज की यहां पे बात चल रही है। अब यहां पे स्पेसिफिकली बता रखा है कि कौन कौन सा इंटरेस्ट यहां पे नहीं आएगा। तो देखो भाई, इंटरेस्ट इनकम डज नॉट इंक्लूड, इंटरेस्ट इनकम में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो भाई यहां पे दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट। अब भाई गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से भी डेट ले लेती है, उधार ले लेती है। गवर्नमेंट पब्लिक को बॉन्ड्स इशू करती है। ठीक है, बॉन्ड्स जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे शेयर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट पब्लिक से जो है वो लोन ले सकती है, डेट ले सकती है, और बदले में गवर्नमेंट क्या करेगी, ब्याज पे करेगी लोगों को। लेकिन ये जो लोन गवर्नमेंट ने लिया ये प्रोडक्टिव सर्विसेज में यूज नहीं होता। ठीक है, प्रोडक्टिव सर्विसेज में ये यूज नहीं होता, ये कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज होता है। तो इसीलिए ये वाला जो लोन है इस पे जो ब्याज होगा उसको हम इस वाले इंटरेस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये वाला जो ब्याज है ये हमारा
कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिक से उसने डेट लिया उस पर जो ब्याज पे किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिक को ब्याज पे किया जा रहा है वो वाला ब्याज यहां पे इंक्लूड नहीं होगा। एंड इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है, इंटरेस्ट जो कंज्यूमर के द्वारा पे किया जा रहा है ना वो भी यहां पे इंक्लूड नहीं होगा। कंज्यूमर्स जो है वो बेसिकली किस चीज पे ब्याज पे करते हैं भाई, कंज्यूमर बेसिकली प्रोडक्ट खरीदने पे ब्याज पे करते हैं, ठीक है, कंजम्पशन पर्पस के लिए वो लोन लेते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स जो हैं वो कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक टीवी परचेस करने चला गया और टीवी जो है मैंने ईएमआई पे खरीदा, तो ईएमआई पे जब खरीदूंगा तो उस पर ब्याज भी तो पे करूंगा ना मैं, तो वो कंजम्पशन पर्पस के लिए मैंने जो है लोन लिया, मैं कोई प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन नहीं ले रहा। तो एज अ कंज्यूमर कोई भी व्यक्ति जब लोन लेगा तो वो कंजम्पशन पर्पस के लिए लेगा। तो भाई लोन अगर गवर्नमेंट ने लिया है जनरल पब्लिक से और उस पर गवर्नमेंट ब्याज पे कर रही है जनरल पब्लिक को, या फिर कंज्यूमर्स ने अगर लोन लिया है और उस पर कंज्यूमर ब्याज पे कर रहे हैं, इन दोनों ही तरह के ब्याज जो हैं ये हमारे कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम का पार्ट नहीं होंगे, ये इस इंटरेस्ट के अंदर हमारे इंक्लूडेड नहीं होंगे। अगला यहां पे हमें सेकंड पॉइंट जो है वो बताया गया कि इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म, अगर एक फर्म दूसरी फर्म को इंटरेस्ट पे करती है तो भाई उस पे भी जो है उस ब्याज को भी हम यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे, वो वाला ब्याज भी यहां पे हमारा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है भाई इंटरेस्ट कौन से वाला आएगा, सिर्फ वो वाला इंटरेस्ट आएगा जो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए पे किया जा रहा है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट यहां पे नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने अगर पब्लिक से लोन लिया और गवर्नमेंट उस पर ब्याज दे रही है तो वो ब्याज नहीं आएगा क्योंकि वो कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लिया गया। ऐसे ही अगर कंज्यूमर्स के द्वारा लोन लिया गया और कंज्यूमर्स उस पर ब्याज पे कर रहे हैं तो वो वाला ब्याज भी नहीं आएगा क्योंकि कंज्यूमर्स ने जो है कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लिया। अगर एक फर्म दूसरी फर्म को ब्याज दे रही है तो भाई वो भी यहां पे इंक्लूड नहीं होगा। तो ये बातें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते टाइम माइंड में रखनी पड़ेंगी सारी। तो इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी हमारा यहां पे कंप्लीट हो गया। एक्चुअल इंटरेस्ट, इंप्यूटेड इंटरेस्ट दोनों ही इंक्लूड होंगे, लेकिन सिर्फ प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए अगर जो है लोन लिया गया था और उस पर ब्याज पे किया जा रहा है तो वही वाला ब्याज सिर्फ यहां पे इंक्लूड होगा, अदरवाइज कोई भी ब्याज यहां पे इंक्लूड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं भाई पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो आप सभी को पता ही होगा। प्रॉफिट क्या होता है भाई? प्रॉफिट का मतलब एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर कॉस्ट। कॉस्ट से ऊपर हम जितना भी कमाते हैं, हमारी जितनी लागत है उस लागत के ऊपर की जितनी भी हमारी कमाई होगी वो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो यही बात यहां पे लिखी गई है, एक बार पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक एंटरप्रेन्योर ने अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में, उस कॉन्ट्रीब्यूशन के बदले में जो उसको रिवॉर्ड मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं। इट इज द रेजिडुअल इनकम। इट इज द रेजिडुअल का मतलब होता है बची कुची। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? बची कुची इनकम, जो इनकम बच जाती है, मतलब खर्चे पे करने के बाद जो इनकम बच जाती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इट इज द रेजिडुअल इनकम, मतलब जो इनकम बच जाती है, खर्चे पे करने के बाद जो बच गया वो सारा प्रॉफिट होता है हमारा। which an entrepreneur earns after paying all the factor of production। सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करने के बाद जो हमारे पास रेजिडुअल इनकम बच जाती है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो भाई अगर शब्द रेजिडुअल इनकम आता है तो उसका भी मतलब प्रॉफिट ही होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रेजिडुअल इनकम माने प्रॉफिट। अब यहां पे कुछ बातें और दी गई हैं। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइज इज यूज्ड फॉर 3 पर्पस। अब भाई ये जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है किसी भी एंटरप्राइज के द्वारा, ये 3 पर्पस के लिए यूज किया जाता है, 3 कामों के लिए यूज किया जाता है। पहला काम है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स पे किया जाता है इस प्रॉफिट में से। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो प्रॉफिट में से पे किया जाता है। तो देखो भाई कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? इट इज द डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द एंटरप्राइज टू द गवर्नमेंट ऑन द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय इट। तो जितना भी टोटल प्रॉफिट एक एंटरप्राइज ने अर्न किया उस पे वो जो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, उसको हम क्या कहेंगे? कॉर्पोरेट टैक्स कहेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स। तो अल्टरनेटिव नेम भी आपको याद रखने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में वो अल्टरनेटिव नेम भी आपको दे सकता है। तो भाई यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट टैक्स या बिजनेस टैक्स वर्ड है वो भी इंक्लूड हो सकता है, वो शब्द भी यहाँ पे हमें जो है क्वेश्चंस में दिए जा सकते हैं। तो प्रॉफिट जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स पे करने के लिए यूज किया जा सकता है। अगली बात यहाँ पे है डिविडेंड।
तो प्रॉफिट में से हम डिविडेंड भी पे कर सकते हैं शेयर होल्डर्स को, ठीक है। डिविडेंड भी कहां से पे किया जाता है, प्रॉफिट में से ही तो पे किया जाता है। तो भाई देखो, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। तो भाई डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो कि शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, ठीक है, शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। भाई इसको ना डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शब्द से भी जाना जाता है। तो आपको ये अल्टरनेटिव नेम जरूर याद रखने हैं। कॉर्पोरेट टैक्स को हम प्रॉफिट टैक्स या बिजनेस टैक्स भी कह सकते हैं, डिविडेंड को हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। आगे है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, it refers to that part of profit which is kept as reserve to meet unexpected contingencies or for business expansion। तो भाई ये प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो कि अनएक्सपेक्टेड कंटिंजेंसीज के लिए बचा के रखा जाता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए बचा के रखा जाता है, या फिर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बचा के रखा जाता है, एज अ रिजर्व मेंटेन किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको भाई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है, और सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है इसको, और रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीन अल्टरनेटिव नेम यहां पे हमने रिटेन्ड अर्निंग के पढ़े। तो भाई प्रॉफिट वाले पॉइंट में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, प्रॉफिट वाले पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि प्रॉफिट जो है वो 3 पर्पस के लिए यूज होता है। तो हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि प्रॉफिट 3 पर्पस के लिए यूज होता है। पहला कॉर्पोरेट टैक्स पे करने के लिए, दूसरा डिविडेंड पे करने के लिए, और तीसरा रिटेन्ड अर्निंग जो है वो भी हमारा प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। तो इट मींस इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, इन शॉर्ट हम ये बात बोल सकते हैं कि प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग। तो ये हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आ गया यहाँ पे। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला निकल करके आ गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर अगर हमें कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग दिया होगा तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं इन तीनों को जोड़ के, इन तीनों को ऐड करके। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा और यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, तो देखो भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस इज अनदर टर्म यूज्ड इन फैक्टर पेमेंट्स। भाई ऑपरेटिंग सरप्लस एक और टर्म है जो कि फैक्टर पेमेंट्स में यूज की जाती है। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ब्रैकेट वाली बात बाद में पढ़ेंगे। तो इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप जो होगी उसका अगर हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। अब भाई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होता है, तो हमने ऊपर है ना कुछ इनकम्स पढ़ी थी, रेंटल इनकम, रॉयल्टी इनकम और इंटरेस्ट। ये 3 तरह की जो इनकम है ना, इनको हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, ठीक है। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 3 चीजें आती हैं, रेंटल इनकम, रॉयल्टी इनकम और इंटरेस्ट। तो अब ध्यान रखना है आपको कि इन तीनों को अगर मैं टोटल कर दूंगा, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट अगर मैं कर दूंगा, तो जो टोटल मेरे सामने आएगा उसको मैं क्या बोल सकता हूं, उसको मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के नाम से बोल सकता हूं। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है प्रॉफिट, जो हमने अभी अभी पढ़ा। तो प्रॉफिट हमारा जो होता है, प्रॉफिट में क्या क्या चीजें आती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, डिविडेंड आता है और रिटेन्ड अर्निंग्स आती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, रेंट आएगा, रॉयल्टी आएगा और इंटरेस्ट आएगा। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा ना तो मेरे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। मतलब मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप कर दूंगा अगर, तो मेरे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। तो देखो यहां पे हमें डायग्रामेटिकली मैंने रिप्रेजेंट करके दिया कि भाई ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप भी यहाँ पे हमारी इंक्लूड होगी और इसमें हमारा प्रॉफिट आ जाता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल्स टू रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी जो है ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड होगी। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको कहा गया कि ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल के बताओ, तो आपको क्या करना है, आपको बस ये 4 चीजें जोड़ देनी है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। अब यहां पे कुछ और बातें कही गई हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराइजेज इन बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज। भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस में भी होता है और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में भी होता है। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। हाउएवर इट डज नॉट
it does not arise in general government sector as it works with the motive of social welfare। तो इसका मतलब भाई जो जनरल गवर्नमेंट सेक्टर होता है वहां पे जो है हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि जनरल गवर्नमेंट सेक्टर का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। अब भाई यहाँ पे ना एक सवाल उठता है कि गवर्नमेंट एंटरप्राइज शब्द हमने यहाँ पे यूज किया, एक तो गवर्नमेंट एंटरप्राइज ये वाला, और एक शब्द हमने यूज किया जनरल गवर्नमेंट सेक्टर। तो इन दोनों में फर्क क्या है भाई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जनरल गवर्नमेंट सेक्टर और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में डिफरेंस क्या है? तो भाई गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस ऐसे एंटरप्राइजेस होते हैं ना जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे जो है वो प्रॉफिट अर्न करती है, वो कोई सोशल वेलफेयर के लिए नहीं है। ऐसे ही जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है वो भी प्रॉफिट अर्न करता है, वो एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, वो सोशल वेलफेयर के लिए नहीं है। लेकिन जनरल गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है ना, वहां पे हमारा जो उद्देश्य है वो सोशल वेलफेयर होता है, ठीक है, वहां पे सोशल वेलफेयर हमारा उद्देश्य होता है। तो इट मींस ये जो जनरल गवर्नमेंट सेक्टर है हमारा, ये गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस से अलग होता है। गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में प्रॉफिट अर्न करना मोटिव होता है, जबकि जनरल गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होता, ठीक है। तो यही बात यहां पे कही गई है कि भाई प्राइवेट और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस इन दोनों में तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराइज होता है, लेकिन जनरल गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराइज नहीं होता, क्योंकि वहां पे मोटिव जो होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। अगली बात देखो, अगली बात, इट्स बेसिक एम इज टू ऑपरेट फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। तो भाई ये जो जनरल गवर्नमेंट सेक्टर है इसका बेसिक एम क्या होता है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना। सो इनकम लाइक रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आर नील इन जनरल गवर्नमेंट सेक्टर। तो जनरल गवर्नमेंट सेक्टर के केस में ये जो इनकम्स है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा वाली जो इनकम्स है, ये इनकम होती ही नहीं है, क्योंकि वहां पे जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, पब्लिक का वेलफेयर करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो पासपोर्ट के लिए जो फीस ली जाती है ना, वहां पे प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं होता, वहां पे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना उद्देश्य होता है। वो आपसे उतनी ही कॉस्ट चार्ज करेंगे जितने की वो सर्विस दे रहे हैं, जितना उनका खर्चा है, ठीक है। आप अगर आधार कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, आधार कार्ड में चेंजेस वगैरह कराएंगे तो 50 रुपीज की नॉमिनल फीस वहां पे लगती है। आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे भी जो आपकी फीस लगती है वो सिर्फ आपके जनरल वेलफेयर के लिए चार्ज की जाती है, वो सिर्फ अपनी कॉस्ट निकालने के लिए चार्ज की जाती है, वहां पे प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं होता। लेकिन अगर आप इंडियन रेलवेज की बात करेंगे या फिर पोस्ट ऑफिस की बात करेंगे, इंडियन पोस्ट की, तो वहां पे प्रॉफिट कमाना उद्देश्य होता है, वो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का पार्ट है। जबकि बाकी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, पासपोर्ट वाली चीज हो गई, ठीक है, पासपोर्ट से रिलेटेड जो वर्क हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो वर्क हो गया, ये सारा जनरल गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आता है। यहाँ पे सोशल वेलफेयर करना हमारा मोटिव होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो भाई जो जनरल पब्लिक सेक्टर हमारा होता है या फिर जो जनरल गवर्नमेंट सेक्टर हमारा होता है, यहां पे हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस अराइज करेगा ही नहीं, उसका कुछ ऑपरेटिंग सरप्लस होगा ही नहीं, क्योंकि उसके केस में तो भाई प्रॉफिट कमाना उद्देश्य ही नहीं होता ना। भाई ऑपरेटिंग सरप्लस तो वहां पे अराइज करेगा ना जहां पे प्रॉफिट कमाना उद्देश्य होता होगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं लास्ट कंपोनेंट की तरफ, मिक्स्ड इनकम। तो देखो भाई यहां पे क्या चीजें हैं, एक बार रीड करते हैं। इट इज द इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स। ओन अकाउंट वर्कर्स, भाई इसमें वो वाली इनकम आएगी जो ओन अकाउंट वर्कर्स के द्वारा जनरेट की जाती है, जैसे फार्मर्स, बार्बर्स एक्सेट्रा। मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं ना, उनको बोला जाता है ओन अकाउंट वर्कर्स, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड फार्मर्स हो गए, बार्बर्स हो गए, ठीक है। तो खुद का जो काम करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनकी जो इनकम होती है ना, वो यहां पे इंक्लूड की जाती है मिक्स्ड इनकम के अंदर। एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज, असंगठित क्षेत्र जो होते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं होते, जैसे हमारे आसपास काफी सारी परचून की दुकानें, जनरल स्टोर्स हैं जिनको रिटेल ट्रेडर्स कहा जाता है, या फिर जो स्मॉल शॉपकीपर्स है हमारे आसपास, ये सब असंगठित क्षेत्रों में आते हैं। असंगठित एंटरप्राइजेज हैं ये हमारे, ठीक है, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज। ये गवर्नमेंट की नजर में रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट की नजर में नहीं आते ये, ठीक है। It is the term used for any income that has element of more than one type of factor income। भाई इसमें ऐसी इनकम इंक्लूड होगी जिसमें एक से ज्यादा फैक्टर इनकम के एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। मिक्स्ड इनकम अराइजेस फ्रॉम प्रोडक्टिव सर्विसेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हुज इनकम इंक्लूड वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, एंड दीज एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो मिक्स्ड इनकम जो है वो एक ऐसी इनकम होती है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे।
मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, मतलब एक व्यक्ति वेजेस भी कमा रहा है, उसको रेंटल इनकम भी कहीं और से रिसीव हो रही है, उसको कहीं से ब्याज भी रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा आपके आसपास के लोग भी इस तरह की इनकम्स कमाते हैं, ठीक है। किसी को पैसे उधार पे दे दिए, उससे ब्याज कमा लिया, ठीक है। खुद कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वहां से वेजेस, सैलरीज अर्न कर ली, ठीक है। तो इस तरीके की जो इनकम्स हैं, या फिर घर में जनरल स्टोर खोल लिया किसी ने, ठीक है, तो वहां से भी इनकम आ रही है। तो मतलब एक से ज्यादा इनकम कमा रहे हैं वो लोग, ठीक है, एक से ज्यादा उनकी इनकम्स हैं। तो इसका मतलब जब किसी सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति की एक से ज्यादा इनकम्स होगी तो वो मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में उसको काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इनकम ऑफ डॉक्टर रनिंग अ क्लिनिक एट हिज रेजिडेंस। तो एक डॉक्टर है जो कि अपने रेजिडेंस पे क्लिनिक चला रहे, ठीक है, तो ये उसका मिक्स्ड इनकम माना जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं जी। अब यहां पे एक बॉक्स आपको दिखेगा, रीजन फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इनकम। भाई मिक्स्ड इनकम का कॉन्सेप्ट क्यों आया सामने, मिक्स्ड इनकम का कॉन्सेप्ट हमें क्यों जो है पढ़ना पड़ा। यहां पे हमने ऑलरेडी इतने सारे कंपोनेंट पढ़ लिए थे। मिक्स्ड इनकम उन कंपोनेंट से कुछ अलग तो नहीं है ना। मिक्स्ड इनकम के अंदर वो सारे के सारे कंपोनेंट्स ही तो इंक्लूड होते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे, पहले 4 कंपोनेंट्स जो हमने पढ़े थे। तो फिर अलग से मिक्स्ड इनकम का कॉन्सेप्ट क्यों आया, तो यही बात यहां पे लिखिए, देखो। इन सर्टेन सिचुएशंस द अकाउंट इन सर्टेन सिचुएशन अकाउंट्स ऑफ मोस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स आर नॉट अवेलेबल टू द एस्टिमेटर्स ऑफ नेशनल इनकम। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे ना जो नेशनल इनकम के एस्टिमेटर्स होते हैं उनको अकाउंट्स ही अवेलेबल नहीं होते बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स के। मोर ओवर ड्यू टू different accounting practices, it is not possible for the estimators to clearly identify the component of different factor incomes। तो भाई उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अलग अलग कंपोनेंट को जो है वो आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। फैक्टर इनकम के अलग अलग, देखो टोटल इनकम तो उनको पता चल जाती है कि इस व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी है, लेकिन उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाते, वो उसको अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाते कि भाई ये जो टोटल इनकम है इसमें से रेंटल इनकम कितनी है, रॉयल्टी की इनकम कितनी है, इंटरेस्ट की इनकम कितनी है। तो ये प्रॉब्लम यहां पर अराइज होती है। तो आगे देखते हैं भाई। सो व्हेन टोटल फैक्टर पेमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड when total factor payments can be estimated but cannot be segregated into separate heads। भाई उनको अलग अलग हेड्स में हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, जो भी हमारे सेपरेट हेड्स है, ठीक है, प्रॉफिट हो गया। तो जब हमें टोटल इनकम तो पता चल गई एक व्यक्ति की, लेकिन उसके अलग अलग हेड्स हम पता नहीं कर पाए कि इस इनकम में से कितना पोर्शन सीओई से रिलेटेड है, कितना रेंट से रिलेटेड है, कितना रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो उस केस में हमें मिक्स्ड इनकम का यहां पे कॉन्सेप्ट लाना पड़ता है। तो यही बात यहां पे लिखिए, देन एन एडिशनल फैक्टर पेमेंट नोन एज मिक्स्ड इनकम इज एडेड। तो भाई हम मिक्स्ड इनकम नाम से एक जो है हेड यहां पे ले आते हैं। दिस फैक्टर पेमेंट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। भाई इसको फिक्स्ड इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहा जाता है। एज दिस प्रॉब्लम अराइजेज मेनली इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, क्योंकि भाई ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम है ये सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल में ही अराइज होती है, लाइक डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, इनके केसेस में इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा अराइज करती है। अब आगे आपको यहां पे दिखेगा स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड के स्टेप्स आपको यहां पे दिखेंगे। तो देखो भाई, इनकम मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे के सारे कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। हमने जो कंपोनेंट्स पढ़े थे 5 कंपोनेंट्स, वो क्या क्या थे। सबसे पहले हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पढ़ा था। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के भी 3 एलिमेंट्स थे, वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमने रेंट एंड रॉयल्टी पढ़ा था। उसके बाद हमने इंटरेस्ट पढ़ा, फिर हमने प्रॉफिट पढ़ा, और लास्ट में हमने पढ़ा मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो मिक्स्ड इनकम आपको क्वेश्चन में इसी नाम से दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 5 कंपोनेंट को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास एनडीपीएट एफसी आ जाएगा, ठीक है। इन सबको ऐड करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। और डोमेस्टिक इनकम में जब मैं एनएफआईए ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा, एनएनपीएट एफसी आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये हमारा यहां पे कॉन्सेप्ट था। ये 5 कंपोनेंट्स अगर आपने डिटेल में पढ़े होंगे तो इनकम मेथड के थ्रू आप नेशनल इनकम आराम से निकाल पाएंगे। अब बीच में यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस का भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा, तो देखो ये मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू बता रखा है कि भाई रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जब मैं इन चीजों को ऐड कर दूंगा, इन चारों को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट था। अब इससे आगे ना प्रिकॉशंस है हमारी इनकम मेथड की, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रिकॉशंस भी पढ़ाऊंगा और मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करा के दूंगा इनकम मेथड के, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हमारा इनकम मेथड कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद आगे हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड है जो कि इन नोट्स में अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। ये नोट्स अभी इनकम्प्लीट थे, एक्सपेंडिचर मेथड अभी पूरा नहीं हो रखा इनमें। तो जब मैं इनकम मेथड कंप्लीट करा दूंगा तो मैं आपको रिवाइज्ड नोट्स दे दूंगा जहां पे एक्सपेंडिचर मेथड भी मैंने कंप्लीटली आपको लिख के दिया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अच्छे से रिवीजन करना, सारी चीजों की बार बार रिवीजन करना। कोई भी डाउट अगर आता है फोन कर लेना, कॉल पे समझा दूंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में प्रिकॉशंस प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इनकम मेथड के।